आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसईओ और कंटेंट राइटिंग है, यानी एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग्स किस तरह लिखते हैं हम ये सोचेंगे। ठीक है, अभी हमने 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। कंटेंट राइटिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है हमारे पास ब्लॉगिंग, जो सबसे बड़ी एक कह लें आप एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ है। ठीक है, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग के जो ब्लॉग्स होते हैं वो भी कंटेंट राइटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, और तीसरा ये कोई सर्विस पेजेस हम लिख रहे हैं किसी वेबसाइट के लिए। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो सर्विस बेच रहा है अपनी पेन स्पेशलिस्ट के लिए, तो उसमें उसने क्या करना है, उसको चाहिए कि वो अपने जो सर्विस दे रहा है, जैसे नी ट्रीटमेंट के कुछ नी पेन के कुछ ट्रीटमेंट है, उसके कुछ सर्विस पेजेस होंगे जिसमें वो बताएगा कि हम नी पेन को किस तरह ट्रीट करते हैं। तो इस तरह सर्विस पेजेस का लिखना भी कंटेंट राइटिंग के अंदर आया था। ठीक है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सबसे ज़्यादा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो ये कि एफिलिएट मार्केटिंग के जो ब्लॉग्स हैं वो वाले, नंबर 2 जो ब्लॉगिंग के लिए हम ब्लॉग्स लिखते हैं उनके लिए। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क है। 2 तरह की वेबसाइट्स होती हैं, एक वो जो सिर्फ आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है, यानी आप लिख रहे हैं फैशन डिज़ाइन के ऊपर, जिसके अंदर आप कुछ सेल नहीं कर रहे हैं अपना भी और ना किसी और का, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि फ़ैशन किस तरह करना चाहिए, कपड़े किस तरह पहनने चाहिए, उसके साथ जूते किस तरह मैचिंग होने चाहिए, स्कार्फ कैसा होना चाहिए, उसके साथ हैट कौन सी होनी चाहिए, जो मेल्स के शूज़ हैं, बेल्ट है वो किस तरह होनी चाहिए, उस पर आप सारा लिख रहे हैं। और उस पर जो हाई वॉल्यूम हर सर्च वॉल्यूम जो कीवर्ड्स हैं उन पर आप कंटेंट अपना लिख रहे हैं, उसे कहते हैं ब्लॉगिंग। कुछ भी आप नहीं बेच रहे उसके अंदर, सिर्फ कंटेंट है। दूसरी चीज़ वो है कि आप उसके अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग के कंटेंट लिख रहे हैं, तो वो भी कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के जो ब्लॉग्स होते हैं उसके अंदर हम कुछ चीज़ सेल कर रहे होते हैं, वो हमारे पास कुछ सेल करने के लिए नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल हंजला है, वो कीबोर्ड सेल करता है अपने एक शॉप के अंदर, सदर में शॉप है उसकी। अब उसको कस्टमर चाहिए और हमें कमीशन चाहिए, हमारे पास कुछ बेचने के लिए है नहीं, तो हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे जो सिर्फ कीबोर्ड्स के ऊपर काम कर रही होगी। जब वो कीबोर्ड्स के ऊपर हम कंटेंट लिखेंगे, उसको एसईओ ऑप्टिमाइज़ करेंगे, वो किस तरह करेंगे हम देखेंगे अभी, और उसके बाद उसके अंदर वो प्रोडक्ट ऐड करेंगे और यूज़र जो हमारा ब्लॉग पढ़ेगा वो उससे कन्विंस होगा कि मैंने इसको ख़रीदना चाहिए। तो वो जब क्लिक करेगा तो हंजला की वेबसाइट पर चला जाएगा और वहाँ से ऑनलाइन बाई करके अपना प्रोडक्ट ले लेगा। और हमें जो हमारा कोई डील हुई जो भी सर्टेन परसेंटेज जो कि 5% लेके 50, 60, 70% तक होती है, तो वो डील हमें मिल जाएगी इसकी। तो ये सिंपल एफिलिएट मार्केटिंग के जो ब्लॉग होते हैं ये होते हैं। और सर्विस पेजेस का मैंने बता दिया आपको, उसके अंदर डॉक्टर, लॉयर्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्लम्बर हो गए, और जो आपके जैसे एयर वेंट क्लीन करते हैं। यूएस यूके के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ है कि आपके सेंट्रल एयर कंडीशन, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए जो ये सीजनल होते हैं, हर 6 महीने बाद कोई खास टीम आती है पूरी 7-8 बंदों की, और 8-10 घंटे का प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने अपना कंटेंट लिखना है, तो उनके जो ब्लॉग्स होंगे वो अलग होंगे, उनको ब्लॉगिंग कहेंगे हम। और उनकी जो सर्विस पेज होंगे इसको बताएंगे भाई एयर डक्ट क्लीन किस तरह करते हैं, हमारा प्रोसीजर क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, अगर आप एयर डक्ट क्लीन नहीं कराएंगे तो वो सारे सर्विस पेजेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हाउ टू राइट अ ब्लॉग के अंदर हम थोड़ी सी चीज़ें, एक बुलेट पॉइंट्स हैं, आप देख लें, सारी ये ड्राइव के अंदर शेयर हो जाएगा। ठीक है, इसको सारा समझना ज़रूरी है इसको। तो इसके जो है हमारे पास इसकी जो आउटलाइंस हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको समझना है आपने। ठीक है, अब ये आप इसको कह सकते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक आउटलाइन है, इसको आप डेविएट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत +- ठीक है, तो इसके अंदर जो आपने चीज़ देखनी है ना, सबसे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च पढ़ी थी। अब यहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि कीवर्ड रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, 8 से 10 बंदों ने यही पूछा था और वो आज कुछ उसमें है भी नहीं। तो कीवर्ड रिसर्च हमने किस तरह करनी है, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमारे पास जो कीवर्ड्स आ जाते हैं, जब हमारे जो कंटेंट है वो उस पर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल हम किसी डॉक्टर के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए हमने हेल्थ के ब्लॉग्स लिखने हैं, तो हमने एक नीश सेलेक्ट की, सब नीश जो है, जिस तरह वो पेन स्पेशलिस्ट है अगर, तो नी पेन में हम चलेंगे। ठीक है, अब नी पेन के ऊपर हमने ब्लॉग्स लिखे हैं, तो हमने अपने जो एसईओ का जो बंदा है उसको हमने कहेगा आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है नी पेन के ऊपर। तो नी पेन के ऊपर जब वो कीवर्ड रिसर्च शुरू करेगा तो वो आपको पर ब्लॉग 2 या 3 कीवर्ड्स ग्रुप बना के दे देगा। ठीक है, अब वो कंटेंट राइटर का काम है कि अब उस कीवर्ड्स को किस तरह अपने ब्लॉग के अंदर यूज़ करना है और किस तरह उसको एक कैची ब्लॉग बनाना है कि यूज़र की जो अटेंशन स्पैन है वो मैक्सिमम यूज़र का उस पर रहे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो प्लान योर कंटेंट विद प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च है कि कीवर्ड रिसर्च आपको एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बंदे ने, एसईओ के बंदे ने आपको दे दी है। और नंबर 2 ये हो सकता है कि आप खुद भी, आपको क्लाइंट कह सकता है कि भाई मुझे आप कीवर्ड रिसर्च करो और उसके ऊपर कंटेंट लिख के दो, तो ये भी हो सकता है। तो कीवर्ड रिसर्च आपको आनी चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद आपने रिसर्च जो कंटेंट करने हैं वो इसी कीवर्ड्स पे करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड था नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल यानी आप हाइकिंग के लिए ऊपर गए, जब नीचे जा रहे हैं तो आपको नी पेन हो रहा है, तो उसका मतलब है आपके लिगामेंट्स कुछ में मसला है, तो उसके बाद पूरा ब्लॉग लिख रहे हैं। तो आपने अब कंटेंट जो रिसर्च करनी है वो उसके ऊपर ही करनी है कि भाई मेरा जो कंटेंट है, ये यूज़र है वो कौन है। पहली बात तो वो है कि जो हाइकिंग पे गया है ऊपर और फिर वो नीचे आया है, वरना खुद नीचे तो कोई नहीं आ सकता ना, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो आपकी आइडिया ये बन गया कि मैं एक ब्लॉग ये भी बना सकती हूँ नी पेन व्हेन हाइकिंग या व्हेन गोइंग अपस्टेयर्स।
तो उससे आपने एक आइडिया निकाल ली, एक ब्लॉग ये आपने रख दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपने ये इसमें सोचनी कि जब वो नीचे आ रहा है तो उसको उसका इंटेंट क्या है। पहले ये कि वो सोचना चाहता है कि भाई कि मैंने जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। नंबर 2 वो डॉक्टर नहीं है तो उसके मेडिसिन का भी कोई ताल्लुक नहीं, वो कह रहे कि ताल्लुक मेरा जो है वो सिम्टम्स क्या है और उसके रीजंस क्या है कि भाई मेरा लिगामेंट कमज़ोर है, नी के अंदर मसला है, मेरी जो शिन्स हैं वो कमज़ोर हैं। जो भी इसको थोड़ी बहुत नॉलेज है एक आम बंदे को होती है, जो कि US UK में काफ़ी ज़्यादा होती है बंदे को, अपनी जो एनाटॉमी होती है बॉडी की, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर वो उसको पता लगेगा कि भाई ये मैंने क्यों मुझे ये हो रहा है, तो वो ब्लॉग पढ़ता रहेगा। अगर इसके वर्सेस अगर आप कोई ब्लॉग लिखें जिसके अंदर आप सिर्फ कंटेंट लिखते रहें और आप फॉर एग्जांपल आप इसको ये सोचते हैं कि भाई नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल के अंदर आप ये लिखना शुरू कर दें कि भाई आपको नीचे कैसे उतरना चाहिए। अगर आपके साथ जो अच्छा सीन आ रहा है उसके आप फ़ोटोज़ भी लें और उसको आप सेव करें, अपनी बाद में आपकी मेमोरीज़ में काम आएंगी, तो कहेगा मैंने क्या ये पढ़ने के लिए खोला तो अब ये क्या खुल गया। तो यूज़र इंटेंट जो है ना कंटेंट राइटिंग के अंदर, ब्लॉगिंग के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं इंटरनेट के लिए, उसके अंदर आपने यूज़र इंटेंट बहुत ज़रूर देखनी है कि भाई यूज़र जो है ना उसको क्या मसला है, तो अपने आप को उसके शूज़ में रख के देखें, ठीक है। इसको हम एम्पैथी भी कहते हैं वैसे। और उसके अंदर आप ये करते हैं कि अपने आप को दूसरे की सिचुएशन के अंदर डाल देते हैं और ये प्रैक्टिस करना पड़ता है बंदे को। एक राइटर ही बहुत अच्छे तरह से करना उसको आता है। तो इस तरह आप सोचें कि भाई जब मेरे नी पेन हो रहा है तो मैं क्या क्या सोचूंगा, मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। बाकी आप इंटरनेट पे कंटेंट रिसर्च करेंगे तो अपना ब्लॉग बना दें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें रिकमेंडेड ये होती है कि आपने एक आउटलाइन बना लेनी है कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। क्योंकि जब कंटेंट राइटिंग के बंदा शुरू करते हैं ना तो कम से कम वो फिर रिसर्च बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और उसका ब्लॉग जो है वो बहुत लेंथी हो जाते हैं। अगर उसको 1000 वर्ड्स का कहे 1000 वर्ड्स तो वो 3000 तक चला जाता है। उसको कंसाइज करना नहीं आता, मतलब एक सब हेडिंग जो है वो कितनी कंसाइज करनी है। दूसरी गलती राइटर्स ये करते हैं कि एक मैंने एक राइटर को सिखा रहा था, वो बाहर की राइटर थी, उसने ये किया कि ग्रेजुएट डॉक्टर एक ही पैराग्राफ में लिख दिया पूरा 1000 वर्ड्स विदाउट एनी सब हेडिंग, विदाउट एनी हेडिंग। एक हेडिंग डाली और सारा आर्टिकल वहीं लिख दिया और उनके वो समझी इसको ऐसे कहते हैं। तो ये ऐसे नहीं है, ये कंटेंट राइटिंग है। इसके अंदर आप यूज़र को इंगेज कर रहे हो। जिस तरह एक वीडियोग्राफी के अंदर फ़र्क होता है और जो हम यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। हमें यूज़र का जो अटेंशन स्पैन है उसको ध्यान पे लेके वीडियोस बनानी पड़ती है। इसी तरह जो कंटेंट ऐसे के लिए लिखा जाता है, जो रिसर्च आर्टिकल के लिए लिखा जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर हेडिंग्स नहीं होती हैं, इमेजेस नहीं होती हैं, छोटा छोटा कंटेंट लिखा होता है और लोग पढ़ते हैं उसको। उनकी वो मजबूरी है, उनका वो काम है, जॉब है। ये लोगों की जॉब नहीं है, ये उनका आपके लिए इंफोटेनमेंट कर लें, थोड़ी सी उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साथ थोड़ा सा उनको एंटरटेनमेंट मिल जाती है, इसलिए वो ये चीज़ पढ़ रहे हो तो अपने टाइम पास के लिए, ठीक है। कोई भी ये पढ़ के आपका कोई डिग्री नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई बंदा डिग्री कर रहा हो तो ये पढ़ के आपके शायद उसको असिस्ट हो रही है आपका, तो आपने उस लेवल पे इसको रखना है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपने एक आउटलाइन रखनी की, बाउंड्री रखनी कि भाई मैं जब ये नी पेन व्हेन हाइकिंग का ब्लॉग बना रही हूँ तो इसके अंदर या बना रहा हूँ तो इसके अंदर मेरी शुरू क्या है और मेरा एंड क्या है, ये मेरी क्या चीज़ें इसके अंदर मैंने जो रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। दूसरा आपने ये रखना है कि सब हेडिंग्स अपनी पहले से रख लेनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें कुछ राइटर्स सब हेडिंग नहीं लिखते पहले, कुछ राइटर्स सिर्फ आउटलाइन बना लेते हैं। आउटलाइन बनाने के बाद आप अपना जो ब्लॉग्स हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ राइटर्स तरह करते हैं कि अपनी सब हेडिंग्स पहले से लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल की है सब हेडिंग, एक हो सकती है रीजंस की हो सकती है, एक सिम्टम्स की हो सकती है, एक उसकी कॉजेज़ की हो सकती है, एक हो सकती है आप फ्यूचर के अंदर या ऐसा बंदा कि जिसको नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल नहीं हो रहा तो वो प्रिवेंशन के लिए क्या स्टेप्स ले सकता है, एक वो हो सकती है। तो इस तरह जब आप इंटरनेट पे जाएंगे, ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा कि मैंने सब हेडिंग क्या बनानी है। नंबर 2 हमने यूनिक कंटेंट बनाना है, ठीक है। अगर हमारा कंटेंट जो है वो टॉप 3 या टॉप 5 पे हमारा जो है वो जो भी आपसे लिखवा रहा है बंदा, उसका गोल यही है कि टॉप 3 में आना है। और हर बंदा जो एसईओ कर रहा है उसका गोल यही है कि टॉप 3 में आना है, लेकिन टॉप 3 सिर्फ 3 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कंटेंट क्वालिटी, वही फिर रैंक करेगा। अगर कंटेंट क्वालिटी नहीं तो वो टेम्परेरी रैंक करेगा एसईओ के थ्रू, फिर दोबारा डी रैंक कर जाएगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक हो, प्लेजराइज नहीं हो। आपने कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं करना उसको, आपने उससे इंस्पिरेशन लेनी है और किसी एक ब्लॉग से इंस्पिरेशन नहीं लेनी। सबसे बड़ी गलती ये करते लोग कि एक ब्लॉग को पढ़ा, उसी को अपने वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो ब्लॉग बहुत कम होता है कि वो ऊपर आ जाएगा फर्स्ट पेज के ऊपर। तो ये चीज़ हमारी बहुत ज़रूरी है कि अब 2 चीज़ें, एक ये कि आपने नंबर ऑफ़ ब्लॉग्स पढ़ने, उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप जो है वो नंबर पेज 1 के 2 या 3 ब्लॉग पढ़ें, नंबर 2 या 3 पेज के 2-3 ब्लॉग पढ़ें और 4-5 के 2-3 ब्लॉग पढ़ें। या अगर आपने कम पढ़ने तो 1-2 फर्स्ट पेज के पढ़ ली और एक मिडल का और एक लास्ट का, 3-4 ब्लॉग्स तो कम से कम आपने पढ़ने हैं। तो उनमें से आपने बेस्ट चीज़ लेनी है। और जब आप फर्स्ट पेज के ब्लॉग पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे ब्लॉग्स सिमिलर हैं, यानी जो पेज नंबर 1 के ऊपर जो सेकंड पोजीशन पे है, जो 6 पे है, तकरीबन उसका कंटेंट सेम है। तो ऐसा वाला कंटेंट जो है ना वो बहुत मुश्किल है कि वो 6 से लेकर 2 पर आए। उनके कंटेंट जब सेम है तो यूज़र कहेगा मुझे ऊपर ही वो चीज़ मिल रही है,
तो सारे ऊपर आएंगे। जब सारे ऊपर आएंगे तो कुछ जो फर्स्ट 3 पोजीशन है उनको कंटेंट की ट्रैफिक है वो ऑलरेडी ज़्यादा मिलती है, तो वो रैंक नहीं करेगा। तो ये चीज़ है कि हमने एक्स्ट्रा वैल्यूएबल कंटेंट बनाने हैं। और दूसरा इसकी लेंथ, तीसरा पॉइंट इसकी लेंथ। जो कंटेंट की लेंथ है ना वो आपके कंपेटिटर से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कम्पीट कर रहे हो नंबर 1 पोजीशन से या 2 से या 3 से, जो भी है, तो उनकी आप लेंथ देखो और समझो उनकी लेंथ है 1100 वर्ड्स, ठीक है, तो आप जाएंगे 1600 वर्ड्स में, 500 या 400 वर्ड्स से ज़्यादा लिखेंगे आप। तो उसकी लेंथ जब इंक्रीज़ करेगी तो ऑटोमेटिकली कंटेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर देगी। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, मतलब एक पैराग्राफ को लंबा नहीं कर दिया, तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि कंटेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू के साथ साथ उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, प्लस यूज़र को पता जाएगा इसमें यूनिक कुछ चीज़ ऐड की है। तो उसमें फिर रैंक करने की जो है ना वो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपने 3 चीज़ रिसर्च के अंदर ध्यान रखनी है कंटेंट राइटिंग के वक्त, कि आपने पहले अपना जो टॉपिक है रिसर्च वो हो जाएगा आपका कीवर्ड रिसर्च से, ठीक है। नंबर 2 आपके पास जो आ जाएगा, आपने एक आउटलाइन बनानी है कि भाई मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, स्टार्ट और एंड क्या है मेरा, ठीक है। नंबर 3 जो है वो आपने सब हेडिंग्स बना लेनी, जैसा मैंने आपको बताया नी पेन व्हेन हाइकिंग डाउन हिल की सब हेडिंग्स बना ली आपने। उसके बाद आपने जिसको हम H2 हेडिंग्स कहते हैं, कंटेंट या वर्ड की फाइल के अंदर आप जाएंगे तो H1 हेडिंग होती है जो मेन टाइटल होते हैं, H2 हेडिंग होती हैं जो सब हेडिंग्स होती हैं, और H3 होती हैं जो सब हेडिंग की सब हेडिंग होती है। इस तरह हमारी है एक सब हेडिंग नी पेन, प्रिवेंशन ऑफ नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल, ठीक है। उसके अंदर सब हेडिंग मिल जाएगी मेडिसिन्स या फिर एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी सब हेडिंग मिल जाएगी। मैं आपकी एग्जांपल भी आपको दूंगा कि H3 किसे कहते हैं। तो H3 रिकमेंडेड होता है कि आप कम यूज़ करें, लेकिन H2 यूज़ करें काफ़ी, ठीक है। नंबर 3 आपने लेंथ देखनी है। लेंथ आपकी जो ब्लॉग की होनी चाहिए, अगर आपका कोई बेटर कोई भी नहीं है तब भी आप कम से कम 1000 वर्ड्स का लिखें, लेकिन जो ब्लॉग गूगल पर रैंक होता है वो कम से कम उसके लिए 300 वर्ड्स चाहिए होते हैं। तो वो फिर बहुत ज़्यादा SEO पे डिपेंड करता है, वेबसाइट पे डिपेंड करता है। वो 300 वाला वर्ड्स बहुत कम रैंक होते हैं, लेकिन आजकल जो नई गाइडलाइंस है राइटर्स के लिए वो है कम से कम 1000 वर्ड्स, और जो हम लिखते हैं वो कम से कम 1500 वर्ड्स लिखते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत कम लिख रहे होते हैं। तो हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, प्लस इमेजेस होती हैं उसके अंदर, प्लस जो है वो बाकी जो टॉप 3, 4, 5 ब्लॉग्स हैं उनसे अच्छा लिखा हुआ है। तो गूगल की एक और गाइडलाइन वो है कि जब आपकी ब्लॉग आपने लिख दिया, फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब कर रही हैं किसी एजेंसी के अंदर, या पार्ट टाइम किसी एजेंसी जॉब कर रही हैं ऑनलाइन, तो उसके अंदर आपने कंटेंट लिख लिया, तो उसको अपडेट भी करना होता है साथ साथ। या फॉर एग्जांपल आपने 2000, आज क्या डेट है, 1 है ना, ठीक है, आपने ब्लॉग लिखा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, 6 महीने गुजर गए, 6 मंथ, ठीक है। हो सकता है कोई और बंदा आपसे ऊपर आ रहा हो, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये हो कि उसका कंटेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो उसके अंदर जब डिफरेंट चीज़ें आएंगी तो गूगल ऑटोमेटिकली इसको रैंक करता रहेगा, आपको डी रैंक। गूगल ये कहता है आपको अपने ब्लॉग्स को साथ साथ अपडेट करें। तो अपनी इसको खुद रिसर्च करें, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं हेल्थ के अंदर, इस तरह हेल्थ लाइन है, टेक के अंदर इस तरह PC गेमर्स वगैरह बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन सब के ब्लॉग्स पे आप देखें तो लिखा होता है अपडेटेड जुलाई, अपडेटेड जून में, यानी 2-3 महीने की पहले अपडेट देखें हर ब्लॉग के अंदर। नंबर 1 ये गूगल को बताता है कि भाई अपडेट हुआ है डेट लिखने के साथ। नंबर 2 जो है वो आपके पास जो ब्लॉग्स हैं उनके अंदर नई चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 21 के अंदर एक ब्लॉग लिखा है टेक के ऊपर कि भाई टॉप 5 माउस, टॉप 5 कीबोर्ड्स। अब तो वो 1 साल के बाद ऑब्सोलीट हो गया ना, वो तो कोई पता ही चलेगा। अब उसी को चेंज कर लोगे अपने टाइटल को टॉप 5 माउस ऑफ 2022 और सारा आर्टिकल को चेंज कर दोगे, या फिर आप उसको रहने दो, एक नया आर्टिकल बनाओ। तो ये 2 स्ट्रेटजीज चीज़ें होती हैं कि आपने लेंथ ज़हन में रखनी है, आर्टिकल को अपडेट करने साथ साथ जो कि इंटरनेट पर जा रहे हैं, प्लस आपने आउटलाइन बनानी है, कीवर्ड के हिसाब से लिखना है। तो ये चीज़ें अगर आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो आर्टिकल आराम से आपका बहुत अच्छा लिखा जाएगा, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं कंटेंट राइटिंग जितना लोग समझते हैं। बस इसके लिए आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना राइटिंग का वो अच्छी होनी चाहिए, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब आपको वो कोई नहीं सिखाएगा कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है ना उसकी चीज़ें ना हो, उसकी मिस्टेक्स ना हो। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी देखनी, और जिनकी थोड़ी से मसले आ रहे हैं वो ग्रामरली इंस्टॉल करें, और उसकी एक्सटेंशन वर्ड के अंदर आ जाती है, वहाँ पे कंटेंट लिखें। अच्छा, तो ये आपने ये सारी गाइडलाइन इसकी पूरी हो गई। अब हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि SEO ऑप्टिमाइज़ किस तरह लिखते हैं। इसके बाद थोड़ी सी एग्जांपल भी शेयर करूँगा। दूसरा मैंने आपके साथ एक ड्राइव जो है वो शेयर की है, बनाई है, तो मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में आज, तो वो सारा मटेरियल उसके अंदर पड़ा होगा, ये तो आपने वहाँ से देख लेना बेशक, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर जो है ना आपको ये चीज़ें जो हैं ये शायद आपको इंटरनेट पे रिसर्च करके ना मिले, ये हमने खुद अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें निकाली हैं जो इस स्लाइड के ऊपर हैं। ब्लॉग किस तरह लिखना है हर जगह आपको पता लग जाएगा, और ये SEO ऑप्टिमाइज़ हर बंदे का डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आपने एक ब्लॉग लिख लिया है। अब एक ब्लॉग लिखने के बाद उसकी SEO ऑप्टिमाइजेशन आपने क्या करनी है, उसको यानी कहते हैं कि गूगल के लिए वो ब्लॉग किस तरह अच्छे हैं। इस तरह नहीं कि आपने कोई भी 4-5 पैराग्राफ के साथ 1000 वर्ड का ब्लॉग दे दिया और वो रैंक करना शुरू कर देगा, इस तरह नहीं होता। आपने जो गूगल की गाइडलाइंस हैं जो कि किसी को पता नहीं है, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं कि ये इस तरह ब्लॉग लिखें तो रैंक करता है, उसको आपने अपने जहन में रखने के बाद जो है ना उसको उसके हिसाब से ब्लॉग लिखना है। तो नंबर 1 आपके पास ये कि आपका जो कीवर्ड है ना, जिस तरह हमारा कीवर्ड था नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल, तो वो जो टाइटल के अंदर होना चाहिए। तो ऐसा टाइटल अपने बनाने जो ये कीवर्ड उसके अंदर हो।
कभी कभी इस तरह होता है कि पूरा टाइटल नहीं आता 20%, तो आपने टाइटल का हाफ जो है ना, नी पेन या गोइंग डाउन हिल, उसको टाइटल के अंदर रखते रहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दूसरा ये कि जो आप अपना, जिसको हम कहते हैं कि एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन या एसईओ टाइटल, यानी जो होता है आपके पास गूगल के ऊपर आता है, या आपको लिखेंगे नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल, एक टाइटल आपके पास गूगल के ऊपर आता है और एक आपका जो ब्लॉग का टाइटल होता है ऊपर, वो दोनों चेंज हो सकते हैं। जो एसईओ टाइटल मैं बात कर रहा हूँ ना, जो आपके पास जो गूगल के ऊपर आ रहा है, उसके अंदर बहुत लाजमी है कि वो कीवर्ड हो। बेशक आपकी जो मेन टाइटल है, जो ब्लॉग का ऊपर हेडिंग है, मेन हेडिंग जिसे हम कहते हैं H1 हेडिंग, उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि वो टाइटल हो ना हो, लेकिन हम अक्सर ये करते हैं कि दोनों को सेम रखने ताकि वो सिंक्रोनाइज़ हो जाए, फ़ायदा उसका काफ़ी होता है। नंबर 2 ये चीज़ है कि आपने इसको जब लिख रहे हैं तो यूज़ करें कीवर्ड्स को, मेन कीवर्ड्स को हेडिंग 2 के अंदर भी, लेकिन वो स्पैम नहीं लेना चाहिए कि आपने वो कीवर्ड स्टफ़ नहीं कर देना हर हेडिंग 2 के अंदर। जितनी भी आपके पास 6 हेडिंग बन रही है आपकी हेडिंग 2, आपने सब के अंदर वो जो है ना वो कीवर्ड डाल दिया, इस तरह नहीं करना। आपने एक एक के अंदर कीवर्ड एक में डाल दिया, एक में नहीं डाला, एक में हाफ डाल दिया कि नी पेन सिर्फ तो आ ही जाएगा, नी पेन के ऊपर है, गोइंग डाउन हिल सिर्फ डाल दिया, तो इस तरह उसको प्ले करना है, लेकिन वो मेन ज़रूरी नहीं है। जब आप नेचुरली ब्लॉग लिखेंगे तो अगर आपके 5 हेडिंग है, 2 या 3 के अंदर वो H2 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा ये कि आपने जब कीवर्ड डेंसिटी है ना, उसको ज़हन में रखना है। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब गूगल कीवर्ड देखते हैं ना, अब आप खुद सोचें, आपने एक ब्लॉग लिखा नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल के ऊपर 1000 वर्ड्स आ गए। अब गूगल को किस तरह पता लगेगा कि इसका ब्लॉग का मेन कीवर्ड क्या है? कि मैं पहली क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो ब्लॉग्स होते हैं उनका जो मेन कीवर्ड होता है वो एक होता है, उसके साथ साथ सपोर्टिंग कीवर्ड होते हैं। जब हम इनिशियली किसी ब्लॉग को लिखते हैं और रैंक करते हैं तो एक कीवर्ड को ज़हन में रखते हैं और उसको इस हिसाब से हम रैंक करना शुरू करते हैं। जब वो एक कीवर्ड रैंक कर जाते हैं फिर हम अगले कीवर्ड्स पर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि भाई कीवर्ड आपका जो है ना वो कौन सा है। अब आप ये खुद थोड़ा सा इसको सोचें कि भाई एक गूगल को किस तरह पता लगेगा मेरा ये कीवर्ड कौन सा है। तो आपने गूगल को सिग्नल देना है, ऑन पेज एसईओ के थ्रू, ऑफ पेज एसईओ के थ्रू और ब्लॉग लिखने के थ्रू। ये 3 जगह जो आपने गूगल को सिग्नल देंगे कि भाई मेरा मेन कीवर्ड ये है, आपने इस पर रैंक करना है। और वो जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं एसईओ की वो आप लगाएंगे उस पर, फिर वो उस पर रैंक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी कीवर्ड डेंसिटी से कहते हैं कि आपका मेन कीवर्ड है नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल, तो उसको आपने कितनी बार यूज़ करना है एक 1000 वर्ड के अंदर, तो उसको कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। यानी उस कीवर्ड की डेंसिटी क्या है, यानी अगर हम रेशो निकालें उसको 5 अगर 10 या 15 ओवर 1000 निकालें तो उसकी रेशो क्या आ रही है, 0.2, 0.5, 6, 0.05 क्या आ रही है। तो रिकमेंडेड ये होता है कम से कम जो है ना वो नेचुरली 10 बार, मैक्सिमम जो है ना उसको 10 बार यूज़ करें, 10 से 11 बार 1000 वर्ड, और मिनिमम 5 से 6 बार लाजमी आना चाहिए उसके अंदर नए राइटर्स के लिए। और जो पुराने राइटर्स हैं वो फिर इसके साथ प्ले करते रहते हैं, उनको पता होता है भाई इस ब्लॉग के अंदर कितनी बार है, क्या चीज़ है। लेकिन न्यू राइटर्स की बड़ा ज़रूरी है कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, तो आपका ब्लॉग काफ़ी अच्छा और जल्दी रैंक करना शुरू कर देता है उसी कीवर्ड पर, अगर कीवर्ड डेंसिटी आपकी सेम है। प्लस एक जैसे योस्ट एसईओ एक वर्डप्रेस का प्लगइन है, 80 to 85% वेबसाइट एसईओ पे बनी हुई है, वर्डप्रेस पे बनी हुई है, और वर्डप्रेस का योस्ट प्लगइन यूज़ करते हैं जितने भी लोग नए होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास आता है कि एक ही होता है कि मेन कीवर्ड डालने की एक ऑप्शन होती है फ्री वाले प्लगइन के अंदर, तो उसमें आप वो डालते हैं और साथ आपको बता देता है कि भाई इसकी कीवर्ड डेंसिटी क्या है, कम है, ज़्यादा है, और उससे कुछ चेक मार्क्स हैं, वो मैं एक स्क्रीनशॉट में शेयर करूँगा आपके साथ, वो किस तरह हैं, तो वो उसमें उसको साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब इंटरनल लिंकिंग के अंदर जो है ना, हमने इसके अंदर एक चीज़ देखनी है। तो अब इंटरनल लिंकिंग इसका अलग पॉइंट है, उसके अंदर हमने ये देखना है कि हम ब्लॉग को इंटरनल लिंक किस तरह करते हैं। अब इंटरनल लिंकिंग का काम जो है वो एसईओ के बंदे का है, जो एसईओ स्पेशलिस्ट है, जो एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट है, जो एसईओ की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर आते हैं। लेकिन आपने अगर उसको कीवर्ड्स दिए नहीं तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा इंटरलिंक करना। हम जब भी कोई राइटर लिख रहा होता है, राइटर को सिखा रहे होते हैं कि जब भी आपने लिखना है, या कोई एसईओ ऑप्टिमाइजर को सिखा रहे होते हैं, तो उसको हम बताते हैं कि आपको इतना राइटिंग आनी चाहिए कि आप एक पैराग्राफ किसी की ब्लॉग में ऐड कर सको। अगर एक एसईओ स्पेशलिस्ट जो काम कर रहा है किसी वेबसाइट के लिए और वहाँ वो ब्लॉग लिखता है, ठीक है, तो अगर पढ़ रहा है 100 ब्लॉग उसने पढ़ लिए, तो जो 101 ब्लॉग आएगा उसको थोड़ा पता होगा कि भाई मैंने कहाँ क्या ऐड करना है, उसको जो नीश की नॉलेज है वो होगी। लेकिन हम जब राइटर को सिखा रहे हैं तो उसकी लाजमी है कि जब अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ काम करें जिससे पता है इंटरनल लिंकिंग का, और जो शुरू में एक प्लान बनाते हैं कि ये 10-15 ब्लॉग हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ लिखने के लिए, और इसको आपने इस तरह आपस में लिंक करना है, तो उसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो उसके लिए आपको वो जो मेन कीवर्ड है ना वो उसमें डालना बड़ा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारा था नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल, उसका एक और आप लगा लें नी पेन एट द बैक ऑफ द नी, नी पेन एट द बैक ऑफ द नी, एक और कीवर्ड है। ठीक है, नी पेन व्हेन गोइंग अप हिल एक और कीवर्ड है, नी पेन व्हेन गोइंग अपस्टेयर्स एक और कीवर्ड है। तो फॉर एग्जांपल उसने ये 5-6 ब्लॉग लिखे हुए और आपको उसने एक मेन कीवर्ड दिया है नी पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल, और बाकी सपोर्टिंग कीवर्ड्स देती हैं, और आपने उसने एक ग्रुप बना के आपको दे दिया और बता दिया भाई ये मेन कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह करते हैं कि जो मेन कीवर्ड उसे बोल्ड कर देते हैं,
ये मेन कीवर्ड है और बाकी सपोर्टिंग कीवर्ड जितने भी हैं। तो अब यूज़र का ये है कि उसने सारे कीवर्ड्स जो है ना वो ऐड करने हैं, ठीक है। तो जो राइटर का है, तो अब आप फॉर एग्जांपल ये राइटर का काम कर रही हैं, आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, ब्लॉग लिख रहे हो आप लोग, तो आपने क्या करना है, आपने वो ब्लॉग का जो कीवर्ड है उसको कहीं एडजस्ट करना है। और नंबर 2 इस तरह नहीं करना आपने कि अगर उसने फॉर एग्जांपल एक नी पेन का ब्लॉग दे दिया, साथ नेक पेन का कीवर्ड डाल दिया उसने, तो आपने बताना यार ये जो ब्लॉग का कीवर्ड है ना ये फ्लो ख़राब करेगा, ठीक है। नंबर 2 अगर वो खुद क्या तो आप डाल दें, लेकिन वो उसका नेचुरल फ्लो होना चाहिए साथ साथ, काफ़ी ज़रूरी है वो कि भाई वो ब्लॉग जो है ना वो जब यूज़र पढ़े तो इस तरह लगे यार मैं नी पेन का पढ़ रहा था, ये नेक पेन कहाँ से आ गया। कुछ ब्लॉग्स में एक्सेप्शन है, आपने शायद सुना होगा कि ट्रैवलिंग पेन एक टर्म है कि एक पेन शुरू होता है नेक से, वो जाते हैं नीज तक, फिर टोस पे, पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह के कुछ ब्लॉग्स होते हैं, एक्सेप्शन 5-10%, उसके अंदर आप बहुत सारी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो ब्लॉग होते हैं ना वो नीश और प्रॉब्लम स्पेसिफिक होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें नहीं होती। यूज़र को हमने कन्फ्यूज़ नहीं करना, हमने यूज़र को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का स्पेसिफिक आंसर देना है, वो लेगा और निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो आप देखते हैं जो गूगल के अंदर होते हैं ऊपर पीपल में आस्क क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर जो आप जब नीचे करके देखेंगे ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स वही रैंक करते हैं जिनके अंदर उस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो क्वेश्चंस के आंसर लोगों को करने चाहिए। अब दूसरा ये कि मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये कुछ राइटर्स, कुछ लोग जो आपसे अगर काम करवाएंगे या कुछ एजेंसीज काम कराएंगे वो आपको कहेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखें। अब मेटा डिस्क्रिप्शन वो होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये कीवर्ड डाला, आई हैव टू बेस्ट लैपटॉप्स ऑफ 2021, ठीक है। आपके पास एक टाइटल आएगा गूगल के ऊपर और साथ 3-4 लाइनें आएंगी, फिर अगला टाइटल आएगा, 3-4 लाइनें आएंगी, जो 3-4 लाइन्स है ना वो उसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अब वो गूगल के एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। आजकल जो है गूगल किसी वेबसाइट से वो 3 लाइन्स आप जो खुद लिखते हैं वो उठा लेते हैं, और कभी कभी यूज़र जो गूगल है वो खुद ही उठा लेते हैं आपके ब्लॉग से जो उसको बेस्ट लगे उसका एल्गोरिथम। लेकिन आपने वो जो मेटा डिस्क्रिप्शन की लाइन्स है ना वो लाजमी लिखनी है। वो एसईओ का पूरा जो योस का प्लगइन है उसके अंदर आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने लिखनी होती हैं। अगर आप नहीं लिखें तो जो गूगल है वो खुद उठा लेगा, और कभी कभी जो आप लिखते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं और ख़ुद अपना उठाते हैं, लेकिन हमने लिखना है। अब वो मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह लिखनी है हमने कि यूज़र जो है ना उसको देख के क्लिक करें हमारे ब्लॉग के ऊपर, क्लिक बेट जिसे हम कहते हैं। इस तरह थंबनेल होती है यूज़र की यूट्यूब की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने ब्लॉग का जो है इंट्रोडक्शन बेशक कॉपी कर लें थोड़ा सा, या फिर उसके मिडल की कोई 1-2-3 लाइन्स जो उसको एक्सप्लेन कर रही हैं अच्छा, और साथ लिख दें क्लिक टू लर्न मोर या क्लिक टू रीड फुल ब्लॉग, इस तरह लिख दें ताकि एक क्लिक बेट बन जाए थोड़ी सी, और उसके अंदर कुछ एक प्रॉब्लम या कोई हेडिंग आ जाए जो उस ब्लॉग से बिल्कुल रिलेटेड है और उसको हेडिंग से बिल्कुल पता लग रहा है कि भाई इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है फीचर इमेज का और रेलेवेंट इमेजेस का। अब जो भी आप ब्लॉग लिख रहे हैं, अगर आपने अपनी उस ब्लॉग को मोनेटाइज करने यानी उस पर गूगल एड्स चलाने या फिर मार्केटिंग करनी, तो आप गूगल की इमेजेस यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जो सिर्फ ऐसे ही ब्लॉग लिखवा रहा है आपसे और उसका मेन गोल है सर्विस पेजेस को रैंक करना, मैंने बताया सर्विस पेजेस किसे कहते हैं, तब आप गूगल की इमेजेस आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपका मोनेटाइजेशन का मसला नहीं है तो वो मसला नहीं होगा। लेकिन वैसे आपको splash.com एक वेबसाइट है और इस तरह की 3-4 वेबसाइट्स और हैं जो कि आप उन पर फ्री स्टॉक इमेजेस होती हैं, वहाँ पर आप लिखें, अपना टॉपिक लिखें या अपना कीवर्ड लिखें, उस तरह की इमेजेस आ जाएंगे, उसको डाउनलोड करें अपनी रेजोल्यूशन के अंदर और उसको अपलोड करें splash.com। और दूसरा ये है कि रेलेवेंट इमेजेस जो आपके सब हेडिंग बनाई है ना उसके अंदर छोटी छोटी इमेजेस डालें। ये ऑप्शनल है, हम कभी डालते हैं कभी नहीं डालते, आर्टिकल रैंक कर जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो सब इमेजेस है ना वो उसके अंदर आती रहे। तो उसमें अब आप वो भी गूगल से नहीं होनी चाहिए, वो भी किसी ऐसी वेबसाइट जो स्टॉक फ्री इमेजेस देते हैं उनसे होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लें, फिर आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा किस तरह लिखा हुआ है, और वो सारे ड्राइव पे पढ़े हुए आप उसको पढ़ें, सैम्पल ब्लॉग्स हैं वो, और उसको देखें किस तरह लिखे हैं ब्लॉग्स वो सारे, और प्लस जितने भी गूगल पे ब्लॉग्स पढ़े हैं सारे सैम्पल ब्लॉग हैं आपके लिए। किसने जो ब्लॉग रैंक कर रहे हैं वो किस तरह लिखा हुआ है, हर ब्लॉग के अंदर लर्निंग है। तो मैंने ये 3 इसलिए डाल दिए हैं ड्राइव के अंदर ताकि लोग कहते हैं हमें सैम्पल तो कुछ दें आप, तो मैंने इसलिए एक नए बंदे के लिए सैम्पल दे दिया, लेकिन हर गूगल का ब्लॉग आपके लिए सैम्पल है, उसमें से आपने कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना। अब ये मैंने एक इंटरनल लिंकिंग एग्जाम्पल डाली हुई है कि ये देखें जिस तरह ये बैक स्केलिंग में ये हमारा एक कीवर्ड था, ठीक है, और हमारा मेन जो ब्लॉग था ना उसका ये उसमें हमारा ये सपोर्टिंग कीवर्ड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एज ए सपोर्टिंग कीवर्ड डाल दिया। अब राइटर ने क्या किया, एक पैराग्राफ लिखा और बनाया उसी के ऊपर, और वहाँ पे ये बैक स्केलिंग में कीवर्ड डाल दिए। अब हमारा जो एसईओ स्पेशलिस्ट क्या करेगा, वो इस पर बैकलिंक लगाएगा, इस पर लिंक लगाएगा, इंटरनल लिंक कर देगा उस ब्लॉग से जिसका ये मेन कीवर्ड है, तो ये इंटरनल लिंक हो जाएगा। आपका ज़रूरी नहीं जानना कि कंटेंट राइटिंग वाले बंदे का कि किस तरह लिंक होगा, लेकिन सारे एसईओ सीख रहे हैं यहाँ पे, तो इस पर वो लिंक लगेगा कि माय बैक स्केलिंग में हमारा एक ब्लॉग है एक जिसका मेन कीवर्ड है बैक स्केलिंग में, तो उस ब्लॉग के ऊपर जाएगा ये सीधा, और उसको गूगल को लिंक देगा कि भाई अब ये लिंक उसको जा रहा है, इसका मतलब है गूगल को लिंक जाएगा कि वो उसका मेन कीवर्ड है।
सिंपल बिल्कुल चीज़ है। और दूसरा ये जो कीवर्ड था, इसका जो टाइटल था वो ये था डायबिटीज़ एंड बैक पेन, ये इसका मेन कीवर्ड है। तो हमने इसको टाइटल के अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन डायबिटीज़ एंड बैक पेन। बिल्कुल सिंपल है, हमने इसको टाइटल को इस तरह बनाना है और कि उसके अंदर वो कीवर्ड आ जाए। दूसरी टाइप वो होती है कि हमारे पास उसके रीज़न्स वाले ब्लॉग्स हों, जिसके अंदर हमारे पास 7 रीज़न्स हैं, 8-9 कॉजेज़ हैं, उस तरह के ब्लॉग्स भी अच्छे रैंक करते हैं। तो वंस इन अ वाइल, यानी फॉर एग्जाम्पल आप 5 ब्लॉग हैं, 5 में से 2 ब्लॉग ऐसे हों जो रीज़न्स के ऊपर हों, कॉजेज़ के ऊपर हों, जिसमें नंबरिंग हो, और नंबरिंग वैसे ऑड होनी चाहिए, 5, 7, 9। आजकल 9 से ज़्यादा जो नई रिसर्च आई है वो 7 वर्ड जो है ना वो काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट के अंदर। जो 7 है ना वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले 9 चलता था मार्केट में, नई रिसर्च जो आई उस पर 7 चल रहा है। तो 7 रीज़न, 7 कॉजेज, इस तरह के कुछ आप ब्लॉग्स लिखें ताकि जो है ना वो अच्छे पढ़े जाते हैं। यूज़र्स को बुलेट पॉइंट्स काफ़ी चाहिए होते हैं। तो ये मेन चीज़ है। दूसरा ये कि जब आप वेबसाइट पे जाएंगे किसी भी, अब आप लोगों को जिन्होंने गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट ढूंढी हुई है, तो आप सबके पास ये ऐसा योस्ट एसईओ का पड़ा हुआ है। उसे मैंने आपको दिखाया भी, तो आज दोबारा दिखा दूँगा। जब उस पर आप अपना ब्लॉग लिख के डालेंगे आपको स्कोर बता देगा। ये फ्री है बिल्कुल, इनके ये एक वेबसाइट्स हैं फ्री की जिन्होंने हमारा कंटेंट पेश करने के लिए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पेश कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना ये एक तो पैसिव वॉइस है, दूसरा कंसेक्टिव सेंटेंसेस हैं, सब हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ लेंथ है, सेंटेंस लेंथ है, ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब जो टेक की फील्ड है ना उसके अंदर कुछ चीज़ें वायलेट करती हैं, लेकिन एक एज अ न्यू राइटर जब आप लिखें ना तो इस चीज़ों को माइंड में रख के लाजमी लिखना है अपने। और जिस बंदे ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ, योस्ट एसईओ का प्लगइन लगाया हुआ है, उसके लिए अगर आपने ब्लॉग लिखा और वो उसके क्राइटेरिया पे नहीं उतरा तो वो सबमिट ही नहीं होता। ये बहुत बड़ा मसला है इसका। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर आना चाहिए। तो इसकी भी 2-3 इसके वर्जन होते हैं। एक ये रेड जिस तरह एसईओ पे आया हुआ है, एक ऑरेंज होता है इस तरह कलर जिसमें लिखा हुआ होता है इम्प्रूवमेंट, लेकिन वो सबमिट हो जाता है। तीसरा ये होता है कि जो ग्रीन स्माइली होते हैं, उसमें आपका ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा तो राइटर्स को मसला आता है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आते हैं। ये आपको खुद ठीक करनी पड़ेंगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, भाई मेरे एक्टिव वॉइस में मैं किस तरह वो ऐड करूँ, किस तरह सेपरेट करूँ, ठीक है। और नंबर 2 जो कंजेक्टिव सेंटेंसेज हैं, ये नए राइटर्स जो है ना वो काफ़ी बड़ा मसला करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि जो सब हेडिंग है इसका मसला भी नहीं होता, पैराग्राफ लेंथ का मसला होता है कि एक पैराग्राफ की लेंथ जो 250 से 300 वर्ड्स काफ़ी होते हैं। तो उससे ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए कि फिर वो लेंथी हो जाता है। मेरे मुताबिक 350 वर्ड्स आप कर लें, लेकिन कुछ राइटर्स इस तरह करते हैं वो शुरू के अंदर कि 2-2, 3-3 पैराग्राफ एक साथ लिख लेते हैं विद वन सब हेडिंग। तो वो बहुत एक गलत इंप्रेशन जाता है और यहाँ से प्रूव नहीं होता, ठीक है। अब तीसरा ये कि सेंटेंस की जो लेंथ है वो बड़ी मैटर करती है। जितना छोटा सेंटेंस होगा ना, मतलब मीडियम लेंथ का, उतना वो रीडेबिलिटी के लिए अच्छा होगा यूज़र के लिए, वो कम्प्लेक्स नहीं रहेगा। अगर आप एक सेंटेंस को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो वो बहुत मुश्किल होएगी रीडर के लिए पढ़ने के लिए, और यहाँ पे वो स्कोर भी चेंज हो जाता है सारा। तो जो नए राइटर्स का मसला होता है वो पैसिव वॉइस के साथ होते हैं, पैराग्राफ लेंथ और सेंटेंस लेंथ। और कुछ लोगों के साथ होते हैं पैसिव वॉइस, ट्रांजिशन वर्ड्स और सेंटेंस लेंथ। ये 3 मसले होते हैं। सबसे ज़्यादा मसले आते हैं पैसिव वॉइस और ट्रांजिशन वर्ड्स के। तो ये अगर आपके ऑरेंज भी है ना तो ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन पे ले आना बड़ा मसला होता है। ये ग्रीन का पिलाना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। आपको 1 महीना या 20-25 दिन ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे रोज़ 1000 वर्ड्स के। कुछ लोगों का पहले ठीक हो जाएगा, कुछ लोगों का बाद में ठीक होगा। कभी कभी सिर्फ ऑरेंज तक होता है कुछ ब्लॉग्स का, क्योंकि कीवर्ड्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये आपको एक सिर्फ एग्जांपल है कि जिससे आप थोड़ा सा देख सकते हैं उसका स्कोर वगैरह। और कुछ लोग इसको यूज़ नहीं करते योस्ट एसईओ को, जो थोड़े से एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं। ना उनकी वेबसाइट पे ये प्लगइन होता है, ना राइटर्स के पास होता है। वो राइटर्स भी ट्रेंड होते हैं कि हमने किस तरह ब्लॉग लिखना है, क्योंकि उनका काम यही है 3-4 साल से। और दूसरा जो एसईओ कर रहे हैं उनको भी पता है कि हमने किस तरह ब्लॉग लिखना है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन जो नए बंदे हैं उनके लिए बहुत मैटर करता है, ये प्लगइन काफ़ी हेल्पफुल है उनका, कि पता चलने के लिए भाई एसईओ के हिसाब से ब्लॉग किस तरह लिखें और ब्लॉग को एसईओ ऑप्टिमाइज़ किस तरह करें। पॉज करें।